शादी अचानक रुक गई थी, लेकिन क्यों? कसक ने रिया की तरफ सवालिया नजरों से देखा। बाहर कुछ हो रहा है क्या? मैं देखकर आती हूँ। रिया जैसे ही बाहर निकली, वहाँ मानो तूफान मचा हुआ था। दूल्हे को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी और उसे गिरफ्तार करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका पड़ोसी एसपी अभय राठौर था। अभय राठौर, जिसका गुस्सा सिर्फ खानदान में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में मशहूर था। तुम बहुत गलत कर रहे हो, एसपी राकेश साहब ने दांत पीसते हुए कहा। विजय चौधरी बिजनेस की आड़ में ड्रग्स और अवैध कारोबार करता था। काफी समय से पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी और जब से राकेश साहब की बेटी कसक का रिश्ता विजय से तय हुआ था, तब से अभय राठौर और भी ज्यादा सतर्क हो गया था। आज उसी की अंकल की बेटी की शादी विजय चौधरी से हो रही थी। शादी के मौके पर इतना बड़ा कदम उठाया जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरे खानदान में बदनामी की चर्चा शुरू हो चुकी थी। कसक विजय चौधरी के ऑफिस में काम करती थी। वहीं विजय ने उसे प्रपोज किया था। कसक ने घर आकर अपनी माँ सरिता जी को सब बताया। जब उसके दादाजी को यह बात पता चली तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कसक का रिश्ता बचपन से ही अभय राठौर से तय है और उसकी शादी उसी से होगी। अभय का नाम सुनते ही कसक अंदर से कांप गई। उसी अभय से बचने के लिए तो उसने विजय के प्रस्ताव को स्वीकार किया था और अब दादाजी उसी के हवाले उसे करना चाहते थे। मैं मर जाऊंगी लेकिन अभय से कभी शादी नहीं करूंगी, उसने साफ शब्दों में अपनी नापसंद जाहिर कर दी। यह बात अभय तक भी पहुंच गई। वह गुस्से से आग बबूला हो उठा कि एक नासमझ लड़की उसकी शादी ठुकरा रही है। एसपी अभय राठौर को जब अभय ने उस शख्स के बारे में जानकारी निकलवाई जिससे कसक शादी करना चाहती थी, तो नाम सामने आया विजय चौधरी का। वह वहीं शांत हो गया। विजय पर पहले से ही ड्रग स्मगलिंग का केस चल रहा था। अब अभय का मकसद साफ था, विजय को सबके सामने बेनकाब करना। इसमें उसके अंकल की इज्जत दांव पर लग रही थी, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका। गिरफ्तारी का वारंट लेकर वह सीधे शादी में पहुंच गया। विजय को पुलिस जीप की तरफ ले जाया जा रहा था। अभय के चेहरे पर वही अकड़ और रौब था जिसके लिए वह जाना जाता था। रुको! अचानक दुल्हन बनी कसक सामने आ गई। उसे यूं अचानक देखकर सब चौंक गए। उसे देखकर अभय का गुस्सा और भड़क उठा। उसने मुट्ठियां भींच ली। अंकल का लिहाज करते हुए भी वह खुद पर काबू पा रहा था। अंदर जाओ, उसने दबे लेकिन सख्त लहजे में कहा। कसक खुद को संभाल कर ही बाहर आई थी, लेकिन अभय को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कसक विजय के सामने आकर खड़ी हो गई। घूंघट में उसका चेहरा छिपा था, सिर्फ आंखें दिख रही थीं और उन आंखों में ढेर सारी शिकायतें थीं। विजय ने मुंह फेर लिया। अगर देखने का सिलसिला पूरा हो गया हो तो अंदर जाओ। अभय के शब्दों में तल्खी साफ झलक रही थी। उसकी आवाज और लहजे की सख्ती महसूस कर कसक ने नफरत भरी नजरों से अभय को देखा और अगले ही पल तेज कदमों से अंदर की तरफ भाग गई। इसे ले जाओ, इसकी ससुराल, अभय ने पुलिस कांस्टेबल से कहा। वह सीने पर हाथ बांधे नफरत और हट से भरा खड़ा था। पुलिस विजय को लेकर जा चुकी थी। अभय राठौर पलटकर अंदर आया, जहां चारों तरफ फुसफुसाहटें और चर्चाएं चल रही थीं। तौबा है, कैसा खानदान था जहां बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था। वो तो शुक्र करें कि मेरे बेटे की वजह से आज आपकी बेटी बच गई, सरिता जी ने तिरछी और नाखुश नजरों से कहा, जबकि उनके पति मुकेश साहब ने बेटे को एक नजर देखा जिसकी आंखों में जरा भी पछतावा नहीं था। राकेश साहब का सिर एकदम चकरा गया और हाथ सीधा दिल पर चला गया। राकेश, संभालो खुद को! उनके दोस्त मुकेश साहब ने उन्हें थाम लिया। मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। राकेश साहब की आंखों में आंसू भर आए। फिक्र मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर शादी के बाद ये सब पता चलता तो क्या करते हम, क्या कर पाते? अच्छा हुआ वक्त रहते सच्चाई सामने आ गई। मुकेश साहब ने अपने दोस्त का हौसला बढ़ाया। राकेश साहब ने एक नज़र अपनी पत्नी प्रमिला जी पर डाली, जिनका सिर शर्म से झुका हुआ था। फिर नज़र घर में मौजूद मेहमानों पर गई। कुछ की आंखों में तिरस्कार था तो कुछ की आंखों में अफसोस
वो उन नजरों का बोझ सह नहीं पा रहे थे। अभय राठौर फोन पर किसी से बात कर रहा था कि अचानक उसकी नजर राकेश साहब पर पड़ी, जो आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रहे थे। वह तुरंत कॉल काटकर पानी का गिलास लेकर उनके पास पहुंचा। अंकल जी, आप ठीक तो हैं? इस हाल में देखकर वह सच में परेशान हो गया। मेरी बच्ची, मुकेश साहब की आंखों से आंसू बह निकले। दिल पर मत लो यार, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात कसक की शादी की, तो अभय ही कसक से शादी करेगा, अभी इसी वक्त, मुकेश साहब ने कहा। उनकी बात सुनते ही वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबसे ज्यादा गुस्सा सरिता जी को आया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, उनके पति की सख्त नजरों ने उन्हें चुप करा दिया। ये नामुमकिन है पापा, अभय के लहजे में साफ नफरत झलक रही थी। ये तुम्हारे अंकल की जिंदगी का सवाल है अभय। आज अगर उन्हें ये दिन देखना पड़ा है तो कहीं ना कहीं तुम भी इसके जिम्मेदार हो। पिता और बेटे के बीच धीमी लेकिन तीखी बातचीत हो रही थी। अभय के माथे पर बल पड़ गए। हाँ, तुम जिम्मेदार हो। शादी के वक्त यूं अचानक आकर दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। अपने ही अंकल के घर पुलिस फोर्स लेकर आए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? पिता ने उसे आड़े हाथों लिया। वो अपराधी था, पुलिस का फर्ज था उसे गिरफ्तार करना। अभय ने सफाई दी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने गलत किया, तुमने अपना फर्ज निभाया, लेकिन तरीका गलत था, पिता ने सख्ती से कहा। तो अब आप उसी की सजा मुझे देना चाहते हैं? अच्छा होता शादी हो जाने देते और बाद में गिरफ्तार करते, तब पता चलता कि बदनामी क्या होती है। अभय तड़प कर बोला। तो अब तुम अपने अंकल का लिहाज भी भूल गए? वाह बेटा, शायद तुम्हें याद दिलाना पड़े, हम राठौर हैं। राठौर और राठौर अपनी इज्जत के लिए जान तक लगा देते हैं। अभय ने कड़वाहट से कहा। आप मुझसे ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे लड़की खुद मुझसे शादी करने को तैयार बैठी है। भूल गए उसने कैसे साफ इनकार किया था? उस वक्त हालात अलग थे। पिता ने कहा। अब मुझे पूरा भरोसा है वो इनकार नहीं करेगी, तुम मान जाओ बस। पिता ने बेटे को गिड़गिड़ाती नजरों से देखते हुए कहा। अगर मेरे मान जाने से अंकल का दिल हल्का होता है तो कर दो, उनकी बेटी को मेरे पल्लू से बांध दो। अभय ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा और फिर माँ की तरफ देखा, जो हल्के से सिर हिलाकर मना कर रही थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ माँ के पास पहुंचा और उनके हाथों को थाम लिया। फिक्र मत करना, जो हो रहा है ऐसे ही होना था। सरिता जी कुछ हद तक शांत हो गई थीं। दूसरी तरफ यह बात कसक के कानों तक भी पहुंचा दी गई। फिर से घूंघट क्यों करवा रही हो? दूल्हा तो जा चुका है और अब कोई शादी नहीं होने वाली। कसक ने गुस्से में अपना दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। शादी हो रही है मैडम, घूंघट वापस लो। क्या बोल रही हो तुम? किससे शादी? कसक को कुछ समझ नहीं आया। जब पड़ोस में हीरो हो तो दुल्हन विलन को थोड़ी मिलती है, दुल्हन तो हीरो को ही मिलती है। अब तुम्हारा असली हीरो तुमसे मिलने आ रहा है। रिया ने आंख दबाकर उसे चिढ़ाने की कोशिश की। एसपी अभय राठौर। तभी प्रमिला जी कमरे में दाखिल हुई। माँ, ये सब क्या है? मैं अभय से शादी कैसे कर सकती हूँ? आप जानती भी हैं, कसक ने रोते हुए कहा। ये मेरे जुड़े हाथ देख लो कसक। प्रमिला जी ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। अब और तमाशा नहीं, अपने पिता की इज्जत का ख्याल रखो। जो तुमने कहा हमने किया, अब बस बहुत हो गया। इतना कहकर वह उसे सुनाती हुई पीछे हट गई। उनके साथ राकेश साहब और मुकेश साहब भी थे। कसक का सब्र टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कुछ ही देर पहले उसकी शादी विजय से तय हुई थी, जहां हर बात उसकी मर्जी से हो रही थी, और अब यहाँ सब कुछ जैसे उससे छीन लिया गया था। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। राकेश साहब ने कांपते हाथों से बेटी के सिर पर हाथ फेरा। कसक अपने आंसू पोंछते हुए अपने पिता के झुके हुए कंधों को महसूस कर तड़प उठी। इस सब की वजह वही अभय था। वह जानती थी यह सब उसके इनकार का बदला था, वरना शादी के दिन आकर दूल्हे को गिरफ्तार करना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह सब पहले से सोची समझी चाल थी। जिस तरह आज उस आदमी ने सबके सामने उनकी बदनामी कर खुद को महान साबित किया था, उसका बदला कसक जरूर लेगी। मुश्किल घड़ी टल चुकी थी। माहौल अब कुछ हद तक संभल गया था।
अभय ने पुलिस की वर्दी में ही शादी की थी, उसी लड़की से जिसने उसे कभी ठुकराया था। वह कमर पर हाथ बांधे बिल्कुल सामान्य भाव के साथ सबके बीच खड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था यह सिर्फ वही जानता था। कुछ ही देर बाद विदाई का शोर शुरू हो गया। राकेश साहब और मुकेश साहब पड़ोसी और दोस्त थे। उनके घर साथ साथ जुड़े हुए थे, बस बीच में एक दीवार थी। वह दीवार उनकी दोस्ती के बीच कभी नहीं आई थी, लेकिन बच्चों की जिंदगी में खड़ी हो चुकी थी। सबकी नम आंखों के बीच कसक को अभय के साथ विदा कर दिया गया। ससुराल में उसका स्वागत किसी उत्साह या खुशी से नहीं हुआ। सीधे लाकर उसे अभय के कमरे में छोड़ दिया गया। उसकी सास सरिता जी का दिल उससे बहुत पहले ही खराब हो चुका था। कभी वह कसक को बहुत पसंद करती थी, लेकिन जब से कसक ने उनके बेटे को ठुकराया था तब से उनके मन में उसके लिए कड़वाहट भर गई थी। अब उस अपनापन और स्नेह की जगह तिरस्कार ने ले ली थी। कसक को अभय के कमरे में उसके बिस्तर पर बैठाते हुए सरिता जी ने उस पर नफरत भरी नजर डाली। कितनी अजीब बात है ना, जिसे तुमने ठुकराया आज उसी ने तुम्हारी इज्जत बचाई। उनके शब्द तीर की तरह लगे। कसक ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। मेरे बेटे का ये एहसान जिंदगी भर याद रखना, वरना तुम इस लायक भी नहीं थी कि अभय जैसा लड़का तुम्हें मिले। उनकी जली कटी बातें सुनकर कसक का दिल भर आया। वह ऐसी तो नहीं थी, हमेशा प्यार से मिलने वाली, सबकी इज्जत करने वाली। आज वही सख्त लहजा, वही ताने। वह जवाब दे सकती थी, लेकिन वह उनकी इज्जत करती थी, इसीलिए चुप रही और सब सहती चली गई। तुम्हारा जरूरी सामान कमरे में है। उम्मीद है आगे कोई नया तमाशा खड़ा नहीं करोगी और इस रिश्ते को दिल से अपनाकर अपनी और हमारी जिंदगी में शांति लाओगी। वैसे तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि तुम सुकून देने वाली हो। इतना कहकर वह गहरी सांस लेते हुए अफसोस से सिर हिलाती हुई चली गई। कसक कब से खुद को संभाले हुए थी, यह वही जानती थी। उनके जाते ही वह उठी और अपने सारे गहने उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर पटक दिए। उतारना नहीं, जैसे नोच नोच कर फेंक रही हो। आंसू रोकने की कोशिश के बावजूद बहते चले गए। वह बाथरूम में गई, भारी लहंगा उतार कर फेंका और सादा सा कपड़ा पहनकर बाहर आई। सामने अभय कमरे में दीवार से टेक लगाए बैठा सिगरेट पी रहा था। उसने धुएं का छल्ला हवा में छोड़ा और कसक पर एक सख्त नजर डाली। उसे अपना शादी का लहंगा बदलने में मुश्किल से कुछ मिनट लगे थे, लेकिन अभय का मन कर रहा था उस लहंगे को जला दे जो उसने किसी और के लिए पहना था, और उस लड़की को कमरे से निकाल दे जो उसके सामने खड़ी थी। हाँ, वह उसे पसंद करता था। बचपन से ही कसक उसके दिल में बस चुकी थी। यही वजह थी कि वह उस पर हक समझकर रोक टोक करता था, लेकिन उसी रोक टोक ने उसे उससे दूर कर दिया था। यह बात वह कभी समझ नहीं पाया। शायद प्यार में वह इतना अंधा हो चुका था कि कब वह मोहब्बत जिद और जुनून में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसके पिता ने उससे कसक के रिश्ते के बारे में पूछा तो उसने एक पल की देरी किए बिना हाँ कह दी थी, लेकिन कसक ने उसे ठुकरा दिया था। उस ठुकराए जाने के साथ ही उसका प्यार कहीं मर सा गया था और उसकी जगह नफरत और बदले ने ले ली थी। वह अपनी जगह बैठा बैठा उसे सिर से पैर तक घूरता रहा, फिर ठंडे लहजे में हुक्म दिया, यहाँ आओ। सामने कसक थी जो उसकी बात मानने वालों में से नहीं थी। उसने मुंह फेर लिया और बड़े से सोफे पर जाकर बैठ गई। सुनाई नहीं दे रहा, उसकी सख्त आवाज फिर गूंजी, यहाँ आओ। अभय ने दांत भींचते हुए कहा तो एक पल के लिए कसक सहम गई। यही तो वह बचपन से करता आया था। रौब जमाना, उस इंसान के साथ जिंदगी कितनी मुश्किल होने वाली है, यह सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। लगता है कान मायके में छोड़ आई हो। वह गुस्से में उठता हुआ खुद उसके पास आ गया तो कसक डर के मारे पीछे सरक कर सोफे से जा लगी। वह उसके बिल्कुल पास आकर दोनों हाथ सोफे पर टिकाए झुक गया। कसक ने अपनी सांसें थाम ली। भले ही वह अपने अपमान का बदला लेने का इरादा लेकर आई थी, लेकिन उसके रौब से वह अब भी डरती थी। तुम्हें इंसान की तरह बात समझ नहीं आती,
उसके चेहरे पर डर देखकर अभय का लहजा खुद ब खुद कुछ धीमा पड़ गया। क्यों बुला रहे हैं? कसक ने बहुत धीरे से पूछा। ये तो तुम्हें बिस्तर पर जाकर बताऊंगा, कहते ही वह उसे पकड़कर उठा लेता है। कसक का दिल जैसे उछलकर गले में आ गया। तेज धड़कते दिल के साथ वह उसे देखती रह गई। उसने उसे बिस्तर पर बैठा दिया। कसक घबराकर पीछे की ओर खिसकने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे पास मत आइए, उसने कांपती उंगली उठाकर चेतावनी दी। अच्छा हुआ जो तुमने लहंगा बदल लिया। ये शादी न तुम्हारी मर्जी से हुई है न मेरी, जो एक दूसरे के लिए सजने संवरने का नाटक न करें। उसकी मजबूत कदकाठी देखकर कसक घबरा गई। गेहुआ रंग, सुडौल कद और ऊपर से पुलिस की वर्दी का रौब, उसके सामने कसक खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगी। ये तो मुझे एक पल में ही दबा देगा। वह घबराकर बिस्तर की दूसरी तरफ उतरने लगी। उसके इरादे को भांपते ही अभय ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिस्तर पर बिठा दिया। कहाँ जा रही हो तुम? आज की रात कहीं नहीं जा सकती तुम। उसने उसका सिर तकिए पर टिकाया और उसके पास बैठ गया, लेकिन उसे छुए बिना ही रुक गया। कसक की आंखों से चाहकर भी आंसू नहीं रुक पाए। प्लीज मुझसे दूर रहिए। उसके शब्द उसके ही सीने पर भारी पड़ गए। अभय की सारी अकड़, सारा गुरूर एक पल में ढहसा गया। उसके चेहरे पर एक क्षण को अजीब सा साया लहराया, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि वह गलत राह पर बढ़ रहा है। लेकिन अगले ही पल कसक के चेहरे पर आई कड़वी मुस्कान ने उसे फिर से जकड़ लिया। आपको क्या लगा मैं आपसे गिड़गिड़ाऊंगी? मुझे छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि मैं आपको रोक लूंगी तो ये आपकी भूल है। एसपी अभय राठौर, मैं जानती हूँ आप जो ठान लें वही करते हैं। इसी जिद में तो मुझे यहाँ लाए हैं अपना बदला लेने। वह पल भर रुकी, फिर सख्त लहजे में बोली, जो करना है कर लीजिए, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कभी कोई जगह नहीं होगी। अभय उसे बिना पलक झपकाए देखता रहा, जैसे उसके शब्द सीधे उसकी आंखों में उतर रहे हों। कसक की आवाज में चुनौती थी। तभी अभय ने अचानक उसके चेहरे को थामकर उसका चेहरा ऊपर किया और अपनी आंखों के सामने कर लिया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए तीखी नफरत भरी थी। कोई भी नजर झुकाने को तैयार नहीं था। अपनी जुबान संभालो, अभय ने दबी मगर खतरनाक आवाज में कहा। अब एक शब्द भी बोला तो ऐसा सच दिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। आपसे शादी करके वैसे भी मुझे रोना ही है, कसक ने बिना डरे जवाब दिया। उस एक वाक्य ने अभय के दिमाग को झकझोर दिया। हाँ, तुम्हें तो उस इंसान के साथ खुश रहना था जो देश के खिलाफ काम करता था। वह तमतमाकर बोला, तुम जैसी कमजोर सोच वाली लड़की को वही जचता था। यह कहते ही वह झटके से उससे पीछे हट गया। गुस्से में वह आगे बढ़ा जरूर था, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं उसके अपने जज्बात भी टूटकर बिखर गए थे और कसक के शब्दों ने उन्हें उसके सामने उछाल दिया था। शायद आप सही कह रहे हैं, कसक ने कांपती आवाज में कहा। अगर आप बीच में ना आते तो आज मैं उसी के साथ होती। वह आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही अभय ने गुस्से में आगे बढ़कर उसके शब्दों को रोक दिया। कसक बुरी तरह से सिहर उठी। उसका दम घुटने सा लगा। यह महसूस होते ही अभय ठिठक गया और पीछे हटकर उसे संभाल लिया। कसक गहरी गहरी सांसें लेने की कोशिश कर रही थी, जैसे बहुत मुश्किल से खुद को थामे हुए हो। अभय ने उसे थामे रखा। उसका गुस्सा अभी पूरी तरह उतरा नहीं था, लेकिन उसके हाथों की पकड़ में अब सख्ती नहीं थी। कसक की आंखें बंद थीं। अगर वह उसे थामे ना रखता तो वह वहीं गिर पड़ती। उसकी सांसें अब भी बिखरी हुई थीं। अभय ने उसका चेहरा अपने सामने किया। आज की बात को पहली और आखिरी गलती समझकर छोड़ रहा हूँ, उसने सख्त लेकिन थकी हुई आवाज में कहा। आगे से तुम्हारी जुबान से किसी गैर मर्द का नाम भी निकला तो आज जो सांसें बची हैं उन्हें छीनने में मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा, अभय ने सख्त आवाज में कहा और उसे वापस बिस्तर पर बिठाकर खुद पीछे हट गया। कसक मुंह फेरते ही सिसक उठी। कहाँ थी उस इंसान में नरमी? वह तो नरमी की तलाश में थी, इज्जत की तलाश में थी, और यह आदमी दोनों ही उसे नहीं दे सकता था।
उसके रोने की आवाज सुनकर अभय ने दांत पीसे और बाथरूम की तरफ चला गया। गुस्सा इतना तेज था कि वह वहां और रुक नहीं सका, वरना ना जाने क्या कर बैठता। दूसरी तरफ विजय चौधरी जेल में बेचैन घूम रहा था। आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं या नहीं? एक रात जेल में काटना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसका दिमाग पूरी तरह उखड़ा हुआ था। पिता ने बड़े बड़े वकील लगा दिए थे, लेकिन फिर भी अभी तक जमानत नहीं हो पाई थी। केस बहुत मजबूत था। उसकी कंपनी के ठिकानों और खास अड्डों से भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद हुआ था। सब कर चुका हूँ, पिता ने समझाते हुए कहा। अब बस वही एसपी साइन करे तो बात बने। वही करेगा तो तुम बाहर आओगे, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। एक बार बाहर निकला ना, विजय ने दांत पीसते हुए कहा। उस एसपी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। मेरी शादी रुकवाकर खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है। उसी लड़की से शादी करके दिखाऊंगा, देखना। पहले दिल ठंडा करूंगा, फिर उसे अपने दुबई वाले दोस्त को बेच दूंगा। बेटे की बातें सुनकर पिता ने माथा दबाया। वह अभी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे कि अभय उसी लड़की से शादी कर चुका है। अब उसे भूल जाओ, बस इतना कहकर वह चुप हो गए, ताकि उसके गुस्से को और हवा ना मिले। मोबाइल के कंपन से अभय की नींद खुली। एक हाथ से आंखें मलते हुए उसने फोन उठाया तो दूसरा हाथ वहीं ठिठक गया। कसक उसके हाथ पर सिर रख के गहरी नींद में सो रही थी। रात को दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर सोए थे, लेकिन अब ना जाने कब वह उसके पास खिसक आई थी। अनजाने में उसकी नजर उस पर टिक गई। पूरी तरह सजी सवरी नहीं, फिर भी उसकी खूबसूरती अलग ही थी। दिल से वह उसे चाहता था, इज्जत से अपनाकर जिंदगी में ऊंचा मुकाम देना चाहता था। लेकिन उसने खुद क्या कर डाला था? सब कुछ अपने ही हाथों से बिगाड़ दिया था। अब वह चाहकर भी उसे पहले जैसा दर्जा नहीं दे सकता था। बहुत सावधानी से उसने उसका सिर अपने हाथ से हटाकर तकिए पर रखा। रात का गुस्सा याद आते ही उसने होंठ भींच लिए। खुद पर अफसोस हुआ, लेकिन जैसे ही कसक के तीखे शब्द उसके दिमाग में गूंजे, उसे फिर लगा कि वह पूरी तरह गलत भी नहीं था। मोबाइल फिर से बजने लगा। उसने कसक का सिर ठीक से तकिए पर रखकर उठते हुए कॉल रिसीव की। फोन पुलिस स्टेशन से था। जमानत की बात सुनते ही उसके माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वह कॉल बंद करता हुआ अपना दुखता सिर थाम गया। एक तनाव पूरी रगों में दौड़ गया था। मनपसंद औरत पास थी, लेकिन वह कसक के दिल की रजामंदी के बिना उसे अपनाना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि वह रात को भी चुपचाप सो गया। मगर अब वह बुरी तरह झुलझुलाया हुआ था। खुद पर काबू पाते हुए वह उठा। कसक को एक नजर देखा, उसका कंबल ठीक किया और बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी से शावर लेने लगा, शायद अपने अंदर की आग बुझा सके। नहा धोकर तैयार हुआ तो पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी खड़ा था, लेकिन कसक मैडम का शायद उठने का मन ही नहीं था। अभय ने शीशे से उसे एक नजर देखा और बाहर आ गया। ना सुकून दिया और ना अब नाश्ता। खैर, नाश्ता तो उसी के हाथ के बने पराठों से करेगा। वह उसके पास आया, टेबल पर रखा पानी का जग उठाया और बहुत धीरे से पूरा पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया। कसक घबराकर उठ बैठी। नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ, मेरे लिए तुरंत नाश्ता बनाओ, हुक्म देता हुआ वह पलट गया। यह कौन सा तरीका है जगाने का? और पहले दिन की दुल्हन से कौन नाश्ता बनवाता है? वह दांत पीसते हुए उठकर बोली, ओह रियली, तुम पहले दिन की दुल्हन हो? वह जैसे भरा बैठा था, पलटकर उसके सामने आ गया। कहाँ से लग रही हो? पहले दिन की दुल्हन। पहले दिन की दुल्हन वह होती है जो अपनी मर्जी और खुशी से अपने पति को उसका हक दे। उसकी बातों पर कसक का जी चाहा जमीन में गड़ जाए। वह गलत बात गलत इंसान के सामने कह बैठी थी। उसकी नजरों की तपिश अपने वजूद पर महसूस करते हुए वह झुलझुलाकर बाथरूम की तरफ बढ़ी ही थी कि अभय ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। नींद तो अच्छी आई होगी, तो अब तुरंत मेरा नाश्ता बनाकर टेबल पर रखो, मुझे दोबारा कहना ना पड़े। इस बार वह सख्ती से बोलकर उसे छोड़ गया।
कसक फौरन बाथरूम में घुसी और थोड़ी ही देर में किचन में उसका मनपसंद नाश्ता बनाकर टेबल पर सजा रही थी। सरिता जी उसे सुबह सुबह किचन में देखकर हैरान रह गईं। इतनी सुबह किसके लिए नाश्ता बना रही हो? उन्होंने पूछा। जी, अभय के लिए, कसक ने नजरें झुकाए चाय कप में डालते हुए धीरे से कहा। सरिता जी के माथे पर बल पड़ गए। जो भी था वह एक दिन की दुल्हन थी। नाराजगी अपनी जगह, लेकिन सुबह सुबह उठकर नौकरों वाला काम क्यों कर रही थी, जबकि घर में काम करने वाली मौजूद थी। वह अभय को पुलिस की वर्दी में देखते ही ठिठक गईं। अभय, क्या आज पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है बेटा? सरिता जी ने थोड़ा उलझते हुए पूछा। जी माँ, कल एक बहुत बड़ा अपराधी पकड़ा है, उसी सिलसिले में जाना है, उसने कहा और बाहर आती कसक पर एक नजर डाली, जिसने बिना किसी भाव के चाय का कप उसके सामने रख दिया था। कसक, तुम भी अभय के साथ ही नाश्ता कर लो, सरिता जी ने नरमी से कहा। नहीं आंटी, अभी भूख नहीं है। वह आराम से इनकार करती हुई किचन में वापस चली गई। अभय, क्या सुबह सुबह उस बच्ची को किचन में लगा दिया? अच्छा नहीं लगता, सरिता जी ने धीरे से कहा। सब ठीक है माँ, बेवजह उसकी तरफदारी मत कीजिए, उसने बस एक नाश्ता बनाया है, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। और बच्ची मत कहिए उसे, उसकी हरकतें बच्चियों जैसी नहीं है। वह गर्म चाय के बड़े बड़े घूंट भरता हुआ उठा। रात की सारी बातें फिर से उसके दिमाग में घूमने लगी। अच्छा, मेरी बात सुनो, अपने कमरे में थोड़ा नरम रहो, जो भी गुस्सा था अब खत्म करो। वह तुम्हारी पत्नी है, उसे पत्नी की तरह ट्रीट करो। उनके समझाने पर अभय के सब्र का बांध टूटने लगा। अपनी लाडली बहू से कहिए कि वह भी पत्नियों जैसा व्यवहार करे, तो मैं भी पति बनकर नाच नखरे उठा लूंगा। वह तैस में बोलता हुआ बाहर निकल गया। सरिता जी अफसोस से अपने 27 साल के बेटे को 10 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करते देख सिर थाम कर बैठ गईं। आंटी, आपके लिए नाश्ता ले आऊं? कसक की आवाज सुनकर उन्होंने सिर उठाया और उसे पास बुला लिया। रात को उन्होंने उसे ठीक से सुना दिया था, मगर कसक ने एक भी जवाब नहीं दिया था। इसी वजह से सरिता जी का दिल उसके लिए पिघल गया था। यहाँ आकर बैठो, उनके कहने पर वह पास आकर बैठ गई। क्या तुमने अभय को उसका हक दिया? उनके सीधे सवाल पर कसक का रंग एकदम उड़ गया, जैसे समझ गई हो कि सब कुछ सासू माँ तक पहुँच गया है। सर, ये रहे जमानत के कागज। जैसे ही वह पुलिस स्टेशन पहुंचा, इंस्पेक्टर शर्मा ने उसके सामने फाइल रख दी। जबकि विजय चौधरी के पिता को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, वे बाहर ही बेचैनी से टहलते रहे। अभय ने फाइल पर नजर डालते हुए विजय को बाहर लाने का आदेश दिया और उसके पिता को भी अंदर बुलवा लिया। तो मिस्टर चौधरी, एक रात भी अपने बेटे को जेल में रहने नहीं दिया, सुबह सुबह अपने गुंडे बेटे को छुड़ाने आ गए हो। वह आराम से कुर्सी पर बैठा सामने वाले का खून जलाने के इरादे से बोला। इतने में इंस्पेक्टर शर्मा विजय चौधरी को लेकर अंदर आया। विजय के चेहरे पर गहरी नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। चेहरे पर पड़े जख्मों के निशान साफ बता रहे थे कि रात उसके लिए कितनी भारी गुजरी थी, और यह देखकर अभय के चेहरे पर हल्की सी तसल्ली आ गई। यह रात तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, एसपी, विजय ने दांत पीसते हुए नफरत से कहा। कागजों पर साइन करते हुए अभय का हाथ एक पल को ठहर गया। पिछली रात की सारी बातें उसके जहन में घूम गईं। एक अजीब सी सुरूर भरी हालत उस पर हावी हो गई और उसके चेहरे पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आ गई। इससे पहले कि मेरा इरादा बदले, अपने गुंडे बेटे को लो और यहाँ से इज्जत से चले जाओ। फाइल बंद करके एसपी अभय राठौर ने इंस्पेक्टर शर्मा की तरफ बढ़ा दी। इज्जत और शराफत की तो मैं तुम्हारी कैसे धज्जियां उड़ाऊंगा, तुम देखना। तुम्हारी कसक से शादी करके उसे अपने कमरे तक लाऊंगा और फिर उसे विदेश भिजवा दूंगा। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अभय का मुक्का सीधे उसके जबड़े पर पड़ा और वह लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। अभय यहीं नहीं रुका, उसने उसे कॉलर से पकड़कर उठाया और दीवार से दे मारा। वह मेरी पत्नी है, एसपी अभय राठौर की पत्नी। जब वह तेरी मंगेतर थी तब भी तुझे उसका बाल तक छूने नहीं दिया, और अब तो वह मेरी पत्नी है। तुझे लगता है तू उसे छू सकता है? अभय का गुस्सा साथ में आसमान पर था। उसे छूना तो दूर, मैं तो हवा को भी उसके पास नहीं आने दूंगा। यह कहकर
उसने उसे जोर से पीछे धकेला और पेट में लात मारी, जिससे वह दर्द से करहा उठा। बस कीजिए साहब, मेरा बेटा मर जाएगा। विजय के पिता घबराकर बेटे को संभालते हुए दबे हुए लहजे में बोले, इसे यहाँ से लेकर जाओ। दोबारा अगर कहीं किसी वारदात में इसका नाम आया या फिर मेरी नजर में पड़ा तो जेल की हवा भी नहीं खिलाऊंगा, सीधे खत्म कर दूंगा। अभय ने कलाई मरोड़ते हुए खतरनाक अंदाज में कहा, जिस पर मिस्टर चौधरी अपने आधे अधूरे होश में बेटे को लेकर वहां से निकल गए। इंस्पेक्टर शर्मा ने फौरन पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसके अंदर लगी आग किसी पानी से नहीं बुझने वाली थी। शाम को शहर के बड़े बड़े लोग शादी के रिसेप्शन के लिए बने बैंकेट हॉल में जमा थे। सरिता जी ने सारे इंतजाम खुद संभाले हुए थे। बेटा पुलिस स्टेशन गया तो ऐसा गया कि शाम तक लौट कर नहीं आया। फोन करके उसे सीधे तैयार होकर शादी हॉल पहुंचने को कहा गया। वह खुद वहां मौजूद नहीं था, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वह पहले ही करवा चुका था। इंस्पेक्टर शर्मा और इंस्पेक्टर पटेल ने पूरे सुरक्षा इंतजाम संभाल रखे थे। वह 3 पीस सूट में किसी रियासत के राजकुमार जैसा लग रहा था। जैसे ही वह शादी हॉल में दाखिल हुआ, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसका रौब और शालीन अंदाज हर किसी को प्रभावित कर रहा था। सभी पुरुष मेहमानों से मिलते हुए वह मां के इशारे पर लेडीज सेक्शन की तरफ बढ़ा, जहां बहुत कम महिलाएं मौजूद थीं, सिर्फ बेहद करीबी रिश्तेदार, बाकी सब अलग हिस्से में थे। सरिता जी ने बेटे को प्यार से कसक के पास बिठाया तो सबने उनकी जोड़ी की खूब तारीफ की। सुबह सरिता जी ने कसक को काफी देर समझाया था कि अपने और अभय के रिश्ते को वक्त दो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, नाखुश मत रहो। पति का हक पत्नी पर पूरा होता है और अब बच्चों जैसी नोक-झोंक छोड़कर समझदारी दिखाओ। मुझे जल्दी से दादी बनने की खुशी भी चाहिए। इस तरह की कई बातें उन्होंने कसक से कही थी, जिन्हें वह चुपचाप सुनती रही और सिर हिलाकर हामी भरती रही, जिससे सरिता जी का दिल खुश हो गया। आज सरिता जी ने कल की तुलना में अपनी बहू को और भी प्यार से सबके सामने परिचय करवाया। उन्होंने दिल से सब गिले शिकवे खत्म कर दिए थे। वह जानती थी कि कसक का स्वभाव अच्छा है, बस बेटे को ठुकराने की बात उन्हें चुभी थी। लेकिन अब जब वही लड़की उनके बेटे की पत्नी बनकर आई थी तो उन्हें अपना दिल बड़ा करना था। कसक का दिल तेज धड़क रहा था। आज वह पूरी शान और मर्दाना रौब के साथ उसके पास बैठा था। उसके हाथों पर उभरी मोटी नसें साफ दिख रही थी। उसके बड़े मजबूत हाथों को देखते हुए कसक की नजर अपने नाजुक हाथों पर टिक गई। नाजुक उंगलियां और मेहंदी से सजे खूबसूरत हाथ, उन्हें देखने की बेचैनी में वह गर्दन मोड़कर अभय की तरफ देखने लगी। उसका यह अचानक देखना कैमरे में कैद हो गया। जैसे ही कसक ने उसकी तरफ देखा, अभय की नजर भी उससे जा मिली। दोनों के दिल एक पल को तेज धड़के और अगले ही लम्हे दोनों ने नजरें झुकाकर रुख फेर लिया। अभय उसकी आंखों में उतर आई नरमी देख चुका था और उसका यह बदला बदला सा अंदाज उसके दिल पर गहरा असर कर गया। रिसेप्शन का शानदार कार्यक्रम खत्म होते होते घर पहुंचने में रात के करीब 12 बज चुके थे। सारे मेहमानों को विदा कर अब अभय कसक को साथ लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वह एक भारी साड़ी में लिपटी नाजुक सी जान हर कदम संभल कर रखते हुए उसके साथ चल रही थी। अभय ने उसे अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया और इंस्पेक्टर शर्मा से सुरक्षा से जुड़े बाकी हालात पूछने लगा, क्योंकि सब जानते थे कि विजय चौधरी अब घायल जानवर की तरह हो चुका है और चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह खुद सामने आए या ना आए, अपने किसी आदमी के जरिए अभय या उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता था। सारे इंतजाम पुख्ता करके अभय ने गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर ले आया। म्यूजिक ऑन हुआ तो गाड़ी में गाना बजने लगा और चलते हुए बोल दोनों के दिलों की धड़कनें तेज कर गए। कसक ने घूंघट में ही दांत भींचते हुए बगल में बैठे अभय को देखा, मगर अंधेरे की वजह से वह ठीक से देख नहीं पाई। अगले ही पल गाना बदल गया। नया गाना सुनते ही अभय बेख्याली में हंस पड़ा और खुलकर ठहाका लगाने लगा।
उसी पल कसक ने झुलझुलाकर घूंघट पीछे किया, म्यूजिक बंद किया और गुस्से से उसे घूरा। उसका बदला बदला सा रूप देखकर अभय ने गाड़ी झटके से रोक दी। क्या मारने का इरादा है क्या? वह प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला। हाँ, आपको मारने से तो एसपी अभय राठौर ही मर जाएगा ना। वह मुंह बनाकर बड़बड़ाई और खिड़की से बाहर देखने लगी। अभय ने मुस्कुराते हुए गाड़ी फिर से स्टार्ट की। चेहरे पर अब सुकून भरी मुस्कान थी। दिन भर की थकान, तनाव और गुस्सा कसक के चेहरे ने एक पल में मिटा दिया था। सच ही कहा गया है कि मर्द के दिमाग की मेमोरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे बेकार करने के लिए औरत की एक मुस्कान ही काफी होती है। अभय ने गहरी सांस ली और अचानक गाड़ी फिर झटके से रोक दी। क्या कर रहे हैं आप? आज सच में मारने का इरादा है क्या? कसक खींचकर बोली, जबकि अभय की नजर सामने सड़क के बीच बेहोश पड़ी एक लड़की पर टिकी थी। ना जाने क्यों उसके मन में खतरे की आहट जाग गई। उसने तुरंत डैशबोर्ड से अपनी पिस्टल निकाली। ये गन लेकर कहाँ जा रहे हैं? सामने कोई बेहोश लड़की है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। कसक ने उसकी कलाई थाम ली। मैं जाकर देखता हूँ, तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना। यह कहते हुए अभय गाड़ी से उतरा और उसे समझाना नहीं भूला। वह उस बेहोश लड़की के पास पहुंचा जिसका चेहरा जमीन की तरफ था। जैसे ही उसने उसे सीधा किया, लड़की ने अचानक चाकू निकालकर उस पर वार करने की कोशिश की। अभय ने तुरंत अपना बचाव करते हुए उस लड़की को काबू में किया, लेकिन वह धक्का देकर उसे हंसती हुई वहां से निकल गई। उसी पल अभय को कुछ बहुत गलत होने का एहसास हुआ। वह उसे छोड़कर तेजी से गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन वहां कसक कहीं नहीं थी। यह नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। कसक, वह चिल्लाया, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। कसक का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। अभी कुछ देर पहले ही तो वह नाराज होकर मुंह फुलाए बैठी थी और अब वह गायब थी। नहीं, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उसने तुरंत इंस्पेक्टर शर्मा को कॉल किया और विजय चौधरी की लोकेशन पूछी। विजय के फार्म हाउस के आसपास उसने अपने आदमी पहले से तैनात कर रखे थे, जो उसकी हर पल की जानकारी दे रहे थे। बस वह खुद सिक्योरिटी साथ नहीं लाया था, क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा था। सर, विजय अभी अपने फार्म हाउस में ही है और बाहर नहीं निकला। जैसे ही उसकी पोजीशन बदलेगी, हम आपको तुरंत बताएंगे। मुझे उसकी एक एक पल की खबर चाहिए, हर एक पल की, अभय ने सख्त आवाज में कहा। उस वक्त अभय की हालत क्या थी, यह वही जानता था। उसने अपनी गाड़ी का रुख सीधे विजय के फार्म हाउस की तरफ मोड़ दिया। उसे हर हाल में कसक को बचाना था, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वह उसकी इज्जत थी, उसका प्यार थी, उसकी जिंदगी थी। वह उसे ऐसे कैसे छोड़ देता? आज विजय, तेरा आखिरी दिन होगा। अगर मेरी कसक को कुछ भी हुआ तो तुझे ऐसा अंजाम दूंगा कि ना तू जिंदा रह पाएगा ना मरा हुआ। गुस्से में उसने फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाई और स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा। वह लड़की भी अब वहां से गायब हो चुकी थी। सब कुछ एक सोचा समझा जाल था। बस उसे कुछ देर के लिए कसक से अलग करना मकसद था। काश वह गाड़ी से ना उतरा होता। वह कसक को सही सलामत देखने के लिए तड़प रहा था, जबकि दूसरी तरफ कसक को बेहोश कर विजय के फार्म हाउस पहुंचा दिया गया था। और यह खबर भी अभय तक पहुंच चुकी थी कि एक गाड़ी फार्म हाउस के अंदर गई है। काले शीशे के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अभय जानता था कि उसकी कसक उसी गाड़ी में है। कसक को एक आरामदेह कमरे में लिटाया गया। थोड़ी ही देर में उसे होश आ गया। यह भी विजय का ही आदेश था। वह कसक के साथ उसके होश में रहते हुए समय बिताना चाहता था। आंख खुलते ही वह झटके से बैठ गई। आसपास अनजान जगह देखकर उसने तुरंत अपनी शॉल अपने चारों ओर लपेट ली। उसने खुद को पूरी तरह संभाल लिया और बिस्तर से नीचे उतर आई। मखमली कारपेट पर चलते हुए उसे अपने पैर उसमें धंसते हुए महसूस हो रहे थे। अभी तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जगह कौन सी है और उसे यहाँ कौन लाया। क्या अभय? एक पल को कसक के दिमाग में उसी की छवि उभरी, लेकिन जब वह बेहोश हुई थी तब तो अभय सामने था। फिर यह कौन है? उसकी उलझन उसी पल दूर हो गई जब सामने खड़ा शख्स हंसता हुआ आगे आया। हाथ में शराब का गिलास लिए उसे होंठों से लगाए खड़ा था और उसकी आंखों में अजीब सी खराब चमक थी।
उसे यूं सामने देखकर कसक के रोंगटे खड़े हो गए। तुम यहाँ? वह घबरा कर बोली। क्या हुआ जान, एक ही रात में भूल गई? उसने हंसते हुए गिलास खाली किया, एक तरफ रखा और उसकी तरफ बढ़ा। खबरदार, मेरे साथ कोई बकवास की तो। कसक की आवाज कांप रही थी, जिस पर विजय जोर से हंस पड़ा। कमरा बड़ा था, खिड़कियां खुली थीं और तेज हवा चल रही थी, लेकिन इतनी बड़ी शॉल में लिपटी होने के बाद भी कसक खुद को असहाय महसूस कर रही थी। अरे यार, मेरा मूड खराब मत करो। बस इतना बता दो कि तुम्हारे पास आने वाला पहला मर्द मैं हूँ या वह एसपी अभय राठौर? वह सिगरेट सुलगाते हुए उसे सिर से पैर तक घूरता हुआ बोला और धुआं हवा में छोड़ दिया। कसक डर के मारे खिड़की की तरफ भागी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वे किसी ऊंची मंजिल पर थे। नीचे पानी का बड़ा सा फव्वारा नजर आ रहा था। वहां से कूदना मौत को दावत देने जैसा था। उसने पलटकर विजय को देखा, जो उसकी हालत का मजा ले रहा था। खबरदार, मेरे पास भी आए तो। वह डरते हुए भी खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। अरे, इतना क्यों घबरा रही हो? पास आओ। कल अगर शादी हो जाती तो आती ना, लेकिन कोई बात नहीं, आज ही सही। कसक की सांस अटक गई। वह एक घटिया इंसान था और कभी उसने ऐसे आदमी को पसंद किया था? इस बात पर उसे खुद से नफरत हो गई। तुम कौन होते हो मुझे छूने वाले? मुझे कोई नहीं छू सकता मेरी मर्जी के बिना, और इस तरह मेरे पास आने का हक सिर्फ मेरे अभय को है। वो पूरे यकीन से उसे देखते हुए मुस्कुराई। वाह, कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। आई लाइक योर स्टाइल। तुम्हारे अभय ने रात भर मेरी मरम्मत करवाई, अब इसका बदला तुमसे लूंगा। कैसे तुमने मुझे छोड़कर उससे शादी कर ली, मेरा इंतजार भी नहीं किया। अब वो इमोशनल होने का नाटक करने लगा। 2 कदम वो आगे बढ़ा तो कसक 4 कदम पीछे हट गई। मैं तो शुक्र मना रही हूँ कि तुम जैसे घटिया इंसान से बच गई। कसक के लहजे में नफरत साफ झलक रही थी, जिस पर विजय चौधरी को जबरदस्त गुस्सा आया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसके हाथ कसक की शॉल का कोना आ गया। उसने खींचा, शॉल उसके हाथ में आ गई और कसक खिड़की से लगी दीवार से जा टकराई। वो शॉल को हाथ में लपेटे सिर से पैर तक उसे घूर रहा था। कसक ने हिम्मत जुटाई, गला सूखा और खिड़की के पास जाकर नीचे झांका। उसे यहाँ से किसी भी तरह निकलना था। उसे ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन उस वक्त इज्जत बचाने का डर हर चीज से बड़ा था। वो सामने खड़े आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ताकत में वो उससे कहीं ज्यादा था। वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। कसक के पास आखिरी रास्ता यही बचा था कि वो खिड़की से कूद जाए। नहीं मेरी जान, जो तुम सोच रही हो वो मत करना। यहाँ से गिरी तो किसी काम की नहीं रहोगी, ना मेरी ना एसपी की। उसकी बातों पर कसक का मन किया कि एक जोरदार थप्पड़ मार दे, लेकिन उसे छूना भी वो अपनी तौहीन समझती थी। और फिर बिना पीछे देखे वो खिड़की से कूद गई। अभय राठौर जैसे ही अपनी टीम के साथ विजय चौधरी के फार्म हाउस पहुंचा, वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स से टीम की जोरदार झड़प हो चुकी थी, लेकिन किसी ने भी गोली नहीं चलाई थी। पुलिस फोर्स ने चारों तरफ से जगह को घेर लिया था। अंदर की ओर अभय अकेला ही बढ़ा। वो नहीं चाहता था कि किसी की भी नजर उसकी पत्नी पर पड़े। हाथ में पिस्टल थामे, ब्लूटूथ पर टीम से जुड़े हुए वो पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा था कि अचानक पीछे पानी के पुल में कुछ गिरने की तेज आवाज आई। अभय फुर्ती से पलटा। जैसे ही नजर आंचल पर पड़ी, अभय समझ गया कि वो उसकी कसक है। ब्लूटूथ पर जल्दी से जानकारी देते हुए उसने गन पॉकेट में डाली और खुद भी पुल में उतर गया। कसक को थामा तो वो घबरा गई। उसे लगा विजय ने उसे पकड़ लिया है। वो हाथ पैर चलाने लगी, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। कसक, रिलैक्स, ये मैं हूँ अभय, उसने ऊंची आवाज में कहा और उसे थाम कर अपने करीब कर लिया। कसक एकदम थम गई। उसने बेयकीनी से अभय को देखा। अभय ने उसे अपने गले से लगा लिया। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो उसके कांपते शरीर को थामे प्यार से उसे दिलासा दे रहा था। कसक रोते हुए उसके गले से लिपट गई। वही तो उसका सहारा था, उसका रक्षक। उसे खुद से कैसे दूर करती? कसक को यूं अपने करीब महसूस करते हुए एक पल को अभय के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो किसी कीमती अमानत की तरह उसे संभालते हुए पुल के किनारे ले आया
और धीरे से बाहर बैठा दिया, लेकिन कसक बार बार उसके पास में छिपने की कोशिश कर रही थी। उसका दुपट्टा जो पहले पिन से लगा था निकल गया था। उसकी हालत देखते ही अभय ने फौरन अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना दी, जिससे वो कुछ हद तक ढक गई। तभी पीछे सीढ़ियों से उतरता हुआ विजय चौधरी दिखाई दिया। उसके हाथ में कसक की शॉल थी, चेहरे पर गंदगी भरी मुस्कान थी। ये देखते ही अभय का खून खौल उठा। उसने ब्लूटूथ निकालकर एक तरफ फेंका, बालों से पानी झाड़ा और सीधे विजय की तरफ बढ़ गया। कसक बस दूर खड़ी सब देखती रह गई। कुछ ही पलों में दोनों आपस में उलझ चुके थे। कसक डर से कांप रही थी। अभय ने थोड़ी ही देर में विजय को काबू में कर लिया। वो गहरी सांसें भरता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मेरी पत्नी पर हाथ डालकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अभय गुस्से से बोला। विजय गिड़गिड़ाने लगा, मना करने लगा, लेकिन अभय ने उसकी एक न सुनी। उसने उसे पीछे धकेल दिया और वहां से हट गया। कसक ने डर के मारे अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और चीख पड़ी। वो अभय के इस रूप से बुरी तरह सहम गई थी। अभय ने जमीन पर पड़ी कसक की शॉल उठाई और उसकी तरफ बढ़ा। कसक चेहरा छुपाए पूरे शरीर से कांप रही थी। अभय ने शॉल उसके चारों तरफ लपेटी और उसे गले से लगा लिया। कसक सहमी सी उसे देखने लगी, लेकिन उसके पास अब उसे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। ये क्या हुआ? उसका धीमा और ठहरा हुआ अंदाज कसक को जैसे सम्मोहित कर गया। शायद इसी वजह से वह बिना कुछ कहे सीधे बाहर आ गया। कसक लगातार उसका चेहरा देखे जा रही थी, जो उसे ऐसे उठाकर ले जा रहा था जैसे उसका जरा सा भी वजन ना हो। उसने उसे गाड़ी में बिठाया और अपनी टीम को विजय चौधरी के फार्म हाउस के अंदर भेज दिया। वहां लगे सारे सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए थे। विजय की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार किया जाए। अभय के आदेश पर टीम ने वहां से सारे सबूत मिटा दिए थे, क्योंकि अभय चाहता था कि विजय को हमेशा के लिए गायब कर दिया जाए। उसका इरादा क्या था कोई नहीं जानता था, लेकिन सब जानते थे कि उसके इरादे बेहद खतरनाक थे। जब वह कसक को लेकर घर पहुंचा तो वहां मौजूद सभी लोग बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। रास्ते भर दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया। कसक के दिमाग से अभय का वो रूप निकल ही नहीं रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसे अभय के साथ अपना पिछला व्यवहार और कही गई बातें याद आ रही थीं, और अब वही अभय उसे डरा भी रहा था। कुछ देर पहले उसने देखा था कि कैसे एक चलता फिरता इंसान पल भर में ऐसी हालत में पहुंच गया कि ना वो ठीक से जिंदा रहा ना मरा हुआ। उसके मन में सवाल उठ रहा था कि वो उसके साथ क्या करेगा। ना जाने क्यों उसे अभय से डर लगने लगा था, जिसे अभय ने भी महसूस किया। इसी बीच सरिता जी ने दोनों के लिए गर्म दूध भिजवा दिया। अभय नहाने चला गया और उधर घबराई हुई कसक को सरिता जी अपने पास बैठाकर लगातार ढांढस बंधा रही थीं। अभय ने अपने माता पिता को संक्षेप में विजय की हरकतों के बारे में बता दिया था, जैसे कोई बहुत बड़ी बात ही ना हो। लेकिन कसक अभय का वो गुस्सा देख चुकी थी। आंटी प्लीज, मैं आज आपके पास आपके कमरे में ही सो जाऊं? कसक कांपते हाथ जोड़कर बोली। तभी बाथरूम से बाहर आते हुए अभय ने उसकी बात सुन ली और उसके माथे पर हल्की सी सिकन आ गई। तौलिए से बाल सुखाते हुए वह आईने के सामने खड़ा हो गया और आईने में ही अपनी सहमी हुई नाजुक सी दुल्हन को देखने लगा। उसे पता था कि विजय की हालत देखकर वह बुरी तरह डर गई है, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि अभय उसके लिए कितना जुनूनी है और उस जुनून में वह कुछ भी कर सकता है। कसक की तरफ उठने वाली आंख तबाह कर सकता है, बढ़ने वाला हाथ तोड़ सकता है। अरे बेटा, डर क्यों रही हो? सरिता जी ने प्यार से कहा। ये पुलिस अफसर है ना, ये करेगा मेरी बहू की हिफाजत। इसके होते हुए डर कैसा? सरिता जी मुस्कुराईं, लेकिन कसक के दिल में एक ही बात गूंज रही थी। इसी बात का तो डर है, वो दिल ही दिल में सोच रही थी और कनखियों से अभय को देखते ही जैसे ठिठक गई। चलो तुम लोग आराम करो, रात काफी हो गई है। अभय बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना और कसक का ध्यान रखना, बच्ची बहुत सहम गई है। सरिता जी हल्की आवाज में समझाकर जाने लगी। तभी नौकरानी आई और बोली, भैया
आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। सरिता जी थोड़ा सा सोच में पड़ गईं कि आखिर उनके पति मुकेश साहब को इस समय अभय से क्या बात करनी है। अभय तुरंत ही अपने पिता मुकेश साहब के पास पहुंचा। मुकेश साहब बोले, आओ अभय, मुझे तुमसे एक बेहद ही जरूरी बात करनी है। काफी वक्त से सोच रहा था लेकिन वक्त ही नहीं मिला, पर आज वह बात करना बहुत जरूरी है। मुकेश साहब की ऐसी बात सुनकर अभय थोड़ा परेशान हो उठा कि आखिर उसके पिता को उससे क्या बात करनी है। अभय अपने पिता के पास बैठ गया। मुकेश साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, अभय, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हारे और बहू के बीच अभी भी तनाव चल रहा है। जहाँ तक मैंने कसक को ऑब्जर्व किया है, मुझे बस एक ही बात समझ में आई है। पता नहीं तुम्हें वह बात समझ आई या नहीं। बेटा, जिंदगी के एक्सपीरियंस और इंसानियत के नाते मैं तुमसे कुछ बातें कहने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कसक तुमसे नफरत नहीं करती, बल्कि वह तुमसे डरती है और इसीलिए उसने तुमसे शादी करने के लिए इनकार किया। बेटा, तुम कसक से मोहब्बत करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोहब्बत का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि हम सामने वाले की आज़ादी को बिल्कुल खत्म कर दें, उस पर हर वक्त नज़र रखें, रोक टोक करें और गुस्सा दिखाएं। तुमने कसक पर अपना अधिकार समझा, उसके चलते तुमने उसके साथ बहुत ज़्यादा रोक टोक की। उस पर उसने अपनी आज़ादी की चाह में विरोध किया और तुमने गुस्सा दिखाया। इन सब चीज़ों से वह तुमसे डरने लगी और जब शादी की बात आई तो वह एक ऐसी जिंदगी सोचकर जिसमें उसकी आज़ादी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और एक ऐसा साथी उसके पास होगा जो सिर्फ गुस्सा और बेरुखी दिखाएगा, इस डर से उसने शादी से इनकार कर दिया। तुम खुद सोचकर देखो, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहोगे जो तुम्हें ना अपनी मर्जी से बाहर जाने दे, ना पहनने दे, ना खाने दे और हर वक्त बस आंखों में गुस्सा लिए घूमे, हर वक्त बस तनाव रहे? जिंदगी तो बहुत दूर की बात है बेटा, तुम तो एक दिन भी नहीं गुजार पाओगे। मैं तुम्हें बस यही राय देता हूँ कि अपनी पॉजेसिवनेस को थोड़ा कंट्रोल में रखो। मोहब्बत तभी फलती फूलती है जब उसमें जीवन साथी को खुलकर सांस लेने की आज़ादी होती है, और जो इंसान वफादार होते हैं वह हर तरह से वफादार ही रहते हैं और जिन्हें धोखा देना होता है वह दे ही जाते हैं, चाहे उन पर कितनी भी नज़र क्यों ना रखो। अभय अपने पिता की बातों को सुनकर बुरी तरह से शर्मिंदा था। उसे समझ आ चुका था कि आखिर उससे कहाँ पर और क्या गलती हुई, और अब उसने तय कर लिया था कि वह अपनी गलतियों को जल्द से जल्द सुधारेगा। अभय अपने पिता को गले से लगाकर और चुपचाप अपने कमरे में चला आया। अभय ने दरवाजा लॉक किया और वहीं खड़े खड़े पलटकर कसक को देखा, जिसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, जैसे सारा खून उतर गया हो। वह बिना पलक झपकाए उसे ही देख रही थी। यहाँ आओ, उसका आदेश सुनते ही कसक डर के मारे सांस रोक गई। वही मंजर फिर आंखों में घूम गया। कसक, सुनाई दे रहा है? यहाँ आओ, उसने गंभीर लहजे में कहा। कसक बिस्तर से उतरी तो सही, मगर पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फौरन यहाँ आओ। आवाज सख्त हुई तो वह लड़खड़ाते कदमों से उसके सामने जा खड़ी हुई। अभय ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। उसकी नाजुक हालत देखकर उसकी आंखों में चिंता उतर आई। उसने हल्के से उसके गाल को छुआ तो कसक ने आंखें बंद कर ली। वह उसके पास खड़ा रहा, उसके खुले बालों को संभालते हुए जानता था कि वह इस वक्त बुरी तरह डरी हुई है। ऐसी हालत में कोई भी घबरा जाए। ड्रेस क्यों नहीं बदली? पूरी भीगी हो, ठंड लग जाएगी। उसने फिक्र से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, मैं अभी चेंज। वह जल्दी से हटने लगी, मगर अगले ही पल अभय ने उसकी कलाई थामकर उसे अपने पास कर लिया। वह सीधा उसके गले से जा लगी। दोनों की नजरें मिली। कसक फिर कांप गई, जबकि उसके डर को देखकर अभय की आवाज और नरम हो गई। उसने उसके गहने एक तरफ रखे और दुपट्टा ठीक से उसके ऊपर डाला ताकि वह सुकून महसूस करे। कसक की सांसें तेज थीं और अभय का दिल भी तेज धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर सिर्फ एक बात साफ थी, वह उसे सुरक्षित रखना चाहता था। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसके दोनों गालों को हथेलियों में थाम लिया। कल वाली सख्ती कहीं नहीं थी।
वह हर पल उसे अपने प्यार का एहसास करा रहा था। थोड़ा पीछे हुआ तो उसे फिर उठा लिया। मेरी जान, अब डर तो नहीं रही, कहते हुए वह बिस्तर पर आ बैठा। आपसे डर लगता है बहुत ज्यादा, कसक सच कहकर पीछे खिसकी। इस पर अभय हंस पड़ा और आराम से उसके पास बैठ गया। यकीन मानो, तुम्हें डरते देख मुझे बड़ा मजा आ रहा है। उसने उसके गाल खींचे। उसे यूं हंसता देखकर कसक की अटकी सांस लौट आई। आप बहुत बुरे हैं, मेरी तो सांस ही अटक गई थी। कोई अपनी दुल्हन के साथ ऐसा करता है? वह हल्का सा मुक्का मारते हुए उससे लिपट गई। उसे लगा जैसे वे बरसों से साथ हों। दिल ही दिल में उसने माना कि कुछ शब्दों में कितनी ताकत होती है। कसक, ठीक तो हो? बुखार तो नहीं है? मैं ठीक हूँ, उसने बस इतना कहा। मतलब तुम मेरे गले लगी हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, उसने मुस्कुरा कर कहा। कसक ने चुटकी काट ली। अब आया यकीन। उसने उसका सिर तकिए पर रखा, लाइट बंद की और साइड लैंप जला दिया। उसका सादा खूबसूरत रूप अभय को भा रहा था। उस रात अभय ने खुलकर अपने प्यार का इजहार किया और उसे एहसास दिलाया कि उसको अभय से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अभय ने अपने व्यवहार में बदलाव भी लाया और कसक के साथ बहुत नरमी से पेश आया। और उस रात उन दोनों की जिंदगी प्यार से भर गई। सुबह होने का एहसास हुआ तो कसक आंखें खोलकर उठी। अभय उसे देख रहा था। आप सोए नहीं? वह घबरा गई। इतनी प्यारी बीवी पास हो तो नींद किसे आए? वह मुस्कुराया। अभय, थोड़ी देर सो जाइए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। बीवी के पास आकर तबीयत संभलती है, कहते हुए वह फिर उसे थामने लगा। सुबह हो गई है, प्लीज, उसने हंसकर कहा। तुम्हारे नखरे जाए भाड़ में, मैं हूं ना, आंख मारते हुए बोला। कसक मुस्कुराई और अभय की दुनिया भी मुस्कुरा उठी। अभय के अच्छे व्यवहार ने दिन पर दिन कसक के मन से उसको लेकर सारा डर हटा दिया और अब अभय उस पर बेमतलब की रोक टोक नहीं करता और उसकी आंखों में हर वक्त अब गुस्सा भी नहीं रहता। वह कसक जो कभी उससे डरती थी अब खुलकर उसके साथ हंसती है, बात करती है, लड़ती है, झगड़ती है और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार भी करते हैं। दोस्तों, कभी कभी एक्स्ट्रा पॉजेसिवनेस रिश्तों में तनाव पैदा कर देती है। कोई भी इंसान ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता जिसमें उसे खुलकर सांस लेने की इजाजत भी ना हो। इसीलिए अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते को ऐसा बनाएं जिसमें वो आपके साथ खुलकर जी सके, बात कर सके और दोनों के रिश्ते में ढेर सारा प्यार मौजूद हो। आपको यह कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं केवल कहानी को समझाने के लिए काल्पनिक तौर पर दिखाई गई हैं। इनका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई भी संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं बल्कि सामाजिक शिक्षा देना भी है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।